अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने खूबसूरत से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार फिर से एक और नई सुबह के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। क्या हाल चाल है भाई? वीकेंड कैसा गुजरा? वीक का पहला दिन है आज। अब फिर से आपका और मेरा साथ जुड़ने वाला है फ्राइडे तक और हम फिर से अपना ये जो बॉन्ड है इसको और मज़ीद ग्रो करने वाले हैं। मतलब और नए अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ हम डेली आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे नई सुबह के साथ। मैं समझती हूँ कि अब जो टर्नओवर लिया है मौसम ने, क्या बात है। मतलब मैं हमेशा से बात करती हूँ कि यार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कराची में अब हमें शायद जनवरी में कुछ अच्छी सर्दी जो है वो देखने को मिले, जो कि हमेशा से हमारी एक, हम कब से सोच रहे थे कि भाई नवंबर आ गया, सर्दी नहीं आके दे रही। लेकिन आज जिस टॉपिक पे, जिस चीज़ों पे हम अपने गेस्ट के साथ बातें करने वाले ना, वो भी ज़रा मौसम से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने वो कहते हैं ना दिल थाम के बैठना है, क्योंकि आज बड़ी मज़ेदार सी बातें होने वाली, कुछ काम की बातें भी होने वाली। लेकिन उससे पहले ये मेरा और आपका टाइम है जी, इंट्रो का जो टाइम है, तो हम थोड़ी सी अपनी दिल की बातें कर लेते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि इसी तरह से आप अपनी अप्रिसिएशन हमारे साथ रखा करें, इसी तरह से आप हमें ढेरों ढेर प्यार हम पर बरसाया करें, क्योंकि आप लोगों की अप्रिसिएशन के बगैर हम कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग। ये जो आप लोगों की बेसिकली अप्रिसिएशन होती है ना, ये काम करती है हमारे लिए ऑक्सीजन का। मतलब हम सांस ले रहे होते हैं सीरियसली गाइस। तो आप तमाम लोग लाइव कॉल्स के ज़रिए जिस तरह से शो में शामिल होते हैं, उसी तरह से आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग लाइव कॉल्स भी किया करें और इसी तरह से आप हमारे साथ शो का हिस्सा भी बनते रहा करें, क्योंकि आप लोगों की शमूलियत बहुत ज़रूरी है शो के लिए। नई सुबह आपका अपना शो है, वीनस एंटरटेनमेंट आपका अपना प्लेटफॉर्म है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमें देखा जा रहा है और हमें बड़ी खुशी होती है। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि हमारे जितने भी वो कॉलर्स हैं जो हमें आज़ाद कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से कॉल्स करते हैं, वो ज़रूर कॉल करके बताएं वहाँ के मौसम का हाल अहवाल कि भाई कैसा क्या चल रहा है वहाँ पर। तो आज के शो में हम कुछ उससे रिलेटेड भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे रेगुलर कॉलर्स हैं, वो भी कॉल करें और जो नए लोग आज हमें देख रहे हैं उनको भी ये चाहिए कि वो शो का हिस्सा ज़रूर बने। हमारे ब्रेक के बाद हमारे जब गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं तो उस वाले सेक्शन में आप कॉल्स करें, आप हमारे गेस्ट से भी बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारे शो के लिए कोई बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बात करते हैं बहुत खूबसूरत सी, हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, मैं हमेशा आपसे कह रही होती हूँ यार ज़िंदगी को आसान बनाइए। ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है हमने, मैं समझती हूँ ना चाहते हुए भी शायद बहुत मुश्किल बना दिया है। इधर के हालातों की वजह से, उधर के हालातों की वजह से, मेंटल प्रेशर की वजह से, फाइनेंशियल डिप्रेशन की वजह से 10 चीज़ें ज़िंदगी में चल रही होती हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने एक ज़िंदगी अता की आप लोगों को, नेमत है, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा कहती हूँ कि शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको अल्लाह पाक ने एक मुकम्मल इंसान बनाया है। वो बहुत सारे लोग जो कि चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन सब से कई गुना बेहतर बनाया है। एक मुकम्मल इंसान है आप। अब चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सुन सकते हैं, अल्लाह पाक की बनाई हुई ये खूबसूरत हसीन दुनिया देख सकते हैं। तो अपने आप में हमेशा शुक्र अदा किया करें, अल्लाह पाक की बारगाह में जो है वो शुक्र किया करें कि अल्लाह पाक आपने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया है और आपने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। यकीनन बहुत सारे मुल्की हालात की वजह से, या फिर अपने फैमिली इशूज़ की वजह से, या फिर बेरोज़गारी के मसले मसाइलों की वजह से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी को बड़ा मुश्किल बना लिया है। लेकिन इसको आसान बनाना भी हमारे अपने ही हाथ में है। हमेशा से मैं आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं अपने पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस पे आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग कोशिश किया करें कि ज़िंदगी में सब्र, तहम्मुल, इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारा करें। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं की, यानी कि अगर आपने ज़िंदगी में सब्र नहीं किया, आपने ज़िंदगी में शुक्र नहीं किया, यानी जो मिला है उस पर शुक्र कर लें, जो नहीं मिल रहा उस पर सब्र कर लें। यकीनन, क्योंकि कुरान शरीफ में भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो जब आप सब्र करेंगे तो यकीनन आपको आपकी ख्वाहिशों से बढ़कर मिलेगा, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना उससे बढ़कर मिल रहा होता है। मैं हमेशा कहती हूँ इंसानों से एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता ना किया करें। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और यकीनन बहुत सारे लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा। इंसानी ज़ात से कभी भी एक्सपेक्टेशन आप लोग वाबस्ता नहीं करें कि आज हमने किसी के लिए अच्छा किया है कल वो हमें पे बैक करेगा। कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी कुछ कर लें, सिला देने वाली ज़ात जो है ना वो सिर्फ अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक आपको ज़रूर सिला देगा।
अल्लाह पाक आपको ज़रूर उन लोगों के लिए एक मतलब मशअल राह बनाएगा जिन लोगों के लिए आपने कहीं ना कहीं कोई रास्ते निकाले हैं, आपने उनको थोड़ा सा हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, मोटिवेट किया है। ये कोशिश करें कि आप ये कर दें, नेकी कर दें, किसी को मोटिवेट कर दें, किसी को जो है वो आगे बढ़ा दें, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ा दें, किसी भी करियर में आगे बढ़ा दें, और उसके बाद आप वो छोड़ दें अल्लाह पे कि जी अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया है, अब सिला देना या उस चीज़ का पे बैक ये आप अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें। यकीन करें ऐसी ऐसी जगहों पे आपकी मदद होगी ना, अनएक्सपेक्टेडली गैबी मदद होगी कि आप से सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ है, लेकिन दर हकीकत वो जो मदद हो रही होगी वो आपकी की गई पास्ट में की गई किसी न किसी नेकी का सिला होगी। तो कभी भी इंसानों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाएं, इवन दो आप अपने घर के फैमिली मेम्बर से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाएं कि आज मैंने फला या अपनी बहन के लिए ये किया है तो कल को मेरी बहन मुझे पे बैक करेगी, आज मैंने अपने भाई के लिए ये किया तो कल को मेरा भाई मुझे पे बैक करेगा। नहीं है, ये छोड़ दें। मैं सबकी बात नहीं करी, नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल, दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हर जगह शायद यही एक मेंटालिटी बन गई है, यही एक कसमा पुरसी बन गई है कि जी हर कोई अपनी ज़िंदगी में मस्त है, मगन है, उसे एहसास ही नहीं है कि बराबर वाले घर में कोई बीमार है, कोई भूखा है। हमारी एक बड़ी कहते हैं ना, हमारा ढीठपना ये है कि अगर हमारे घर में कोई इवेंट होता है, हमारे घर में कोई किसी किस्म की तकरीब होती है, हम ऐसे बेहंगम आवाज़ में जो है वो मतलब चीज़ें चला रहे होते हैं, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि आस-पास में हमारे पड़ोस जो हमारी मतलब पड़ोस में लोग रहते हैं वहाँ पे कोई बीमार तो नहीं है, जाके एक बार पूछ तो लें, देख तो लें। नहीं, आपके पड़ोसी को कोई दुख हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो, आपको परवाह ही नहीं होती। मतलब बहुत सारे ऐसे बेइज्जत लोग हैं इस दुनिया में, किसी किस्म की परवाह नहीं होती। उनको ये नहीं पता होता कि हमारे अपने करीबी रिश्तेदारों में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको किसी हेल्प की ज़रूरत है, जो बीमार है। तो ये यकीनन ये हुकूकुल इबाद हैं जिन पर आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा देखना है। अपने आसपास में देखिए, अपनी ज़िंदगियों को भी आसान बनाइए और लोगों की ज़िंदगियों को भी आसान बनाइए। देखिए किसी को आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, क्या चला जाएगा आपका। मैं समझती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ किसी की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, किसी को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसके पास बैठ के तसल्ली के, प्यार के, हमदर्दी के 2 बोल तो बोल सकते हैं ना। इससे तो कुछ नहीं जाएगा, या सामने वाले की थोड़ी सी मतलब हिम्मत बढ़ जाएगी, सामने वाला थोड़ा सा खुश हो जाएगा, क्या पता आपके ये करने से वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। और यकीन जानिए अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो ये तो सदका जारिया है। तो ये सदका जो है, ये सदका जारिया में अपना नाम जो है वो लिखवाते रहा करें। कोशिश किया करें अपना एटीट्यूड, अपनी बातें, अपनी चीज़ें पॉजिटिव रखें, ताकि जब किसी से पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलेंगे, किसी को पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको भी यकीनन ज़िंदगी में पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी। पॉजिटिव वाइब्स की बात हमेशा मैं करती हूँ, हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ज़िंदगी में पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव वाइब्स क्या होती हैं पता है ना? पॉजिटिव वाइब्स यही होती हैं, आपसे कोई पहली बार मिल रहा है, आपने आज तक उससे मुलाकात नहीं की, आप हंस के मिलें, खुशी से मिलें, उसको फील कराएं दैट ही और शी इज़ कंफर्टेबल विद यू। तो आपको ये देखें वो आपको कितनी पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफ़र करेगा, किस तरीके से वो आपके साथ बात करेगा, किस तरीके से वो आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा। अगर आपने एक अपना बिला वजह का एटीट्यूड दिखाया और नेगेटिव वाइब्स अपने अंदर रखी, तो यकीन जाने फिर सामने वाले से भी नेगेटिव वाइब्स आएंगी और वो यकीनन कहीं ना कहीं क्लैश हो जाएगा ना, तो फिर आपका भी मूड डाउन, सामने वाले का भी मूड डाउन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डल हो जाएंगी। मैं समझती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि अपने घर वालों का एहसास करें, अपने लोगों का एहसास करें, अपने उन तमाम चीज़ों का, उन रिश्तों का एहसास करें कि जो आपसे जुड़े हुए हैं। मतलब उनको फील करवाएं कि आप भी उनके साथ मौजूद हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी गमी में, उनकी खुशी में। तो खुशी में तो सब आ जाते हैं देखिए खड़े होने के लिए, लेकिन जो गम होता है या जो दुख होता है, या जब इंसान को वाकई किसी सहारे की ज़रूरत होती है, तो तब अगर आप किसी के साथ खड़े हो गए, तब अगर आपने किसी का साथ दे दिया, तो वो देखिएगा वो मरते दम तक वो इंसान कभी भी आपको नहीं भूलेगा, अगर वो मतलब वाकई उसके अंदर भी एक एहसास हुआ। वरना आजकल के लोग बहुत बेहिस हो गए, जैसे मैंने कहा कि आप किसी की कितनी भी हेल्प कर दें, जब आप पर वक्त आता है कोई नहीं पूछता आके, जब आप पर वक्त आता है लोग मुंह फेर लेते हैं, अरे हमें तो फलां काम है, हमें तो यहाँ जाना है, हमें तो वहाँ जाना है, हम तो ये, हम तो वो, बहुत सारे बहाने होते हैं, ना करने के 10 बहाने, और अगर काम करना हो तो फिर 10 बहानों के बावजूद भी हो जाता है। तो एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैंने आपको बताया
कि हमारा मौसम बड़ा टर्नओवर ले रहा है, किस तरह से ये मौसमी हालात तब्दील होते हैं, और बहुत कुछ है आज हमारे पास शो में। आप तमाम लोगों ने शो का हिस्सा बने रहना है, कहीं मत जाइएगा। हम जल्दी से जा रहे हैं, जल्दी से नई सुबह में वापस आ रहे हैं। जैसे ही वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो अपने गेस्ट को शो में वेलकम करेंगे और फिर करेंगे उनसे कुछ मालूमाती बातें भी और साथ साथ मज़े मज़े की चिट चैट भी। तो आप तमाम लोग इसी तरह से नई सुबह के साथ जुड़े रहिएगा। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज का शो बड़ा मज़ेदार से होने वाला है, कुछ काम की बातें भी होने वाली, कुछ मज़े मज़े की बातें होने वाली हैं। मतलब हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा हटके, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोगों के सामने बात की जाए ताकि आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलें। और सबसे मेन चीज़, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, स्टिल नाउ कर रहे हैं और बेतहाशा काम करें और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे काम करें जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग कर रहे हैं माशाल्लाह से काम, और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसे तमाम लोगों को, हमेशा से आपने देखा है कि हम नई सुबह का हिस्सा बनाते हैं, तो आज भी दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो स्टिल नाउ पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो थोड़ा डिफरेंट काम है, थोड़ा हट के काम है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात ने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की अगर बात की जाए, या पाकिस्तान का वो एक डार्क पार्ट जिसे कोई नहीं दिखाता या जो लोग नहीं उस पर बात करते, अगर उसकी बात की जाए तो ये लोग उस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऑन माई राइट हैंड साइड सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मैं हमेशा कहती हूँ लेडीज़ फर्स्ट, कभी कभी मेरा मूड हो जाता है तो मैं नहीं भी कराती लेडीज़ का पहले, लेकिन आज ये है कि मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि माउंटेनर है और तकरीबन पिछले 10 साल से वो इस फील्ड से वाबस्ता है। पता नहीं कौन कौन सी ऐसी चोटियाँ हैं जो उन्होंने सर की हैं जो कि लोगों को नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान में बलूचिस्तान साइड पर ये मौजूद हैं। और एक बड़ा अरसा, यानी कि 10 साल का अरसा उन्होंने इस फील्ड में गुजारा है और अपने नाम बहुत सारे एजाज़ किए हैं। वो क्या क्या एजाज़ात हैं, क्या उनकी जर्नी है, क्यों वो इस जर्नी की तरफ आई हैं, ये सब हम जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। तो इस वक्त मेरे साथ नई सुबह के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सोनिया बाबर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सोनिया? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नई सुबह एंड सो गुड टू सी यू। थैंक यू। मैं आपसे बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ, कुछ अपने पर्सनल सवाल भी हैं और कुछ ऑडियंस के भी हैं, क्योंकि हम लोग पहले से अनाउंस कर देते हैं कि हमारे पास कौन आ रहा है, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे करने हैं। बट ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड मैं जैसे बात करी थी आप तमाम लोगों से कि यार मौसम चेंज हो रहा है, मौसम में तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये सारे क्लाइमेट चेंजेस, ये सारी क्यों आती हैं मौसम में तब्दीलियाँ, किस तरह से हम जो है वो मज़ीद और चीज़ें बेहतर कर सकते हैं अपने क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाने के लिए। पिछले 24 सालों से इस फील्ड से वाबस्ता है, न जाने कितने सारी जगहों पे जाके, कितने सारी कॉन्फ्रेंसेस ग्लोबल लेवल पे भी जाके ये प्रमोट कर चुके हैं, इन सारी चीज़ों को बात कर चुके हैं कि क्लाइमेट को किस तरह से हम अपने क्लाइमेट को सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने एटमॉस्फेयर को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है महमूद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नई सुबह सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले मैं आपसे बातों का स्टार्ट करूंगी। अभी टर्न ओवर ले लिया है हमारे कराची के मौसम ने, क्लाइमेट चेंज हो रहा है थोड़ा सा, क्या कहना चाहेंगे सर? असल में जी देखिए, सर्दियां जो है ना वो कुछ अरसे के बाद ख्वाब व ख्याल बन जाएंगी। यानी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी जी। अगर आप सिर्फ कराची की बात कर रही हैं तो कराची में आप देखें कि ये कौन सा महीना है। हम एक ज़माने में जो है वो 4 मौसमों का जिक्र करते थे और वक्त से पहले जो है वो इसी शहर के अंदर लोग लिहाफ और गद्दे निकाल के जो है वो बालकनियों में टांग देते थे। लेकिन अब आप देखें गुज़िश्ता चंद सालों से जो है वो हमारे यहाँ गर्मी का जो वो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। सॉरी। और अब जो है वो तकरीबन 9 महीने ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में 9 माह जो हैं वो
गर्मी गर्मी के रहती, है, और उसमें से बाहर का मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा गायब हो रहा है। 2 साल पहले तो बाहर आई नहीं थी, उसके बहुत सारे जो है वो असरात मुरतब हो रहे हैं। तो अब सर्दियों के लिए जो है वो यही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको भूल जाएंगी। हम बल्कि हमारी, मैं तो ये कहता हूँ, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो हमसे पूछा करेंगी, हम तो अगर नहीं हुए तो वो याद किया करेंगी कि ये लोग बताते थे कोई सर्दी होती थी, कोई बहार होता था, कोई ख़ज़ां का मौसम होता था, कहाँ है वो मौसम। तो जितनी तेज़ी के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मौसमों में जो तब्दीलियां हैं वो उसी तनाजुर में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही हैं। और पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा, जो शदीद मुतासरा ममालिक हैं उनमें शामिल है। यानी कभी हम 5वें नंबर पर होते हैं, कभी हम 6ठे नंबर पर होते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ कि आप जो है, जो हमसे ऊपर के नंबर के ममालिक होते हैं, अगर आप उनको काउंट करेंगी तो उन सब की जो टोटल आबादी है वो कराची से भी आधी होती है। तो हम इस तरह जो है वो, मेरा मानना ये है कि हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं। तो काउंटिंग एक इंटरनेशनली होती है। तो ये सूरत हाल है जी इस पे। सर ये तो बड़ा, मैं समझती हूँ आपने जिस तरह से बात की है कि सर्दियों को हम याद किया करेंगे, तो ये तो अच्छी बात कहेंगे आप, इसको बुरी बात कहेंगे? नहीं, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना जी जी। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके अंदर मौसम जो है वो तब्दील हो रहे हैं, दुनिया भर में तब्दील हो रहे हैं। अच्छा, कार्बन का जो अखराज है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, हम तो खैर उस दुनिया में 135वें नंबर पर हैं, लेकिन मुतासरा ममालिक में जो है वो हम सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीलियाँ, इसकी कुछ सरहद नहीं होती है। ये नहीं देखता है कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, इसके असरात जो है तो हमारे ऊपर इसके जो है बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं। क्योंकि एक तो हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, फिर एक चीन है। ये दुनिया के 2 बड़े पोल्यूटर में से एक हैं, यानी जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं, ये दुनिया के 2 बड़े ऐसे ममालिक हैं जिनके दरमियान में हम मौजूद हैं। तो उनके असरात भी हमारे ऊपर मुरतब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मौसमों में तब्दीलियों के लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए। बल्कि बहुत सारे लोग तो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी आम लोगों से बात होती है, तो 2-3 सालों में वो जो है वो कहते हैं कि यार वो सर्दी की अब ज़रूरत ही नहीं है, कोई जैकेट खरीदने की, कोई स्वेटर खरीदने अभी इस मौसम में भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा, सब यही कह रहे हैं कि भाई सर्दी तो आनी नहीं है इतनी। जी जी बिल्कुल। क्या कहें, वही सर वाली बात को मैं अगर सेकंड करूं कि पहले हम जिक्र करते थे 4 मौसमों का, सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार, और वो हम एक्सपीरियंस भी करते थे। लेकिन ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से अब जो है वो अब नहीं देख पा रहे हैं। वाकई सब आपने बिल्कुल सही कहा, लास्ट टाइम बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आई है। इस चीज़ से सोनिया भी रिलेट करेंगी ज़ाहिर है, क्योंकि आपका भी एक काम इस तरह से मौसमियाती माहौलियाती तब्दीलियों से रिलेटेड है। लेकिन ये जो जर्नी है आपकी सोनिया, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ करने का बीइंग अ फीमेल कैसे ख्याल आया? अच्छा, नेचर से तो हमेशा से मोहब्बत थी, चाहे कराची में ही रह के, हालांकि यहाँ पे कोई इतनी ग्रीनरी नहीं है या पहाड़ यहाँ के जो है वो खुश्क है, लेकिन नेचर लवर हमेशा से थी। और जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का ट्रिप किया, बस वो दिन था 2009। उसके बाद मैंने जब ये क्लाइंबिंग स्टार्ट की वो अभी कुछ साल हुए हैं, लाइक 4 इयर्स। लेकिन ट्रैकिंग और हाइकिंग जो है मैंने 2009 जब फर्स्ट ट्रिप किया था, जब पहाड़ देखे और वो आबशारे और सब कुछ, मैं वापस तो आ गई थी, लेकिन मैं मेंटली और मेरी सोल जो है ना वहीं पे रह गई थी। तब मुझे लगा, उससे पहले मैं था कि डिफरेंट हॉबीज़ ट्राई कर रही होती थी, लाइक स्विमिंग, फोटोग्राफी, कभी क्या, इवन जो आर का काम होता है अगर आप जानती हो, तो तब वो भी सीख लिया था कि मतलब किस में दिल लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा दिल जो है ना जाके वहाँ पहाड़ों पे लगेगा। अच्छा, सर की जो मैंने अभी बात सुनी, जो आपने बात की, तो मेरा ख्याल है वो कराची के लिए, क्योंकि बाकी सारे शहरों में बहुत ठंड, और जब हम जाते हैं पहाड़ों पे तो वहाँ इतनी कोई ठंड होती है। और बल्कि इस बार जो जुलाई में बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो चुकी होती थी, या इतना वो बहुत चेंज हुआ है क्लाइमेट, वहाँ पे ठंड है ज़्यादा, और बर्फ़ जो है वो काफ़ी अरसे तक रह रही है। यहाँ से ठंड वहाँ जा रही है, सिर्फ कराची में ठंड नहीं है, और बाकी हर जगह जहाँ से कॉल आ रही है, इवन पेशावर, लाहौर, हर जगह बहुत ठंड है। सर ये आप सही कह रही हैं, लेकिन आप इसको ज़रा इस एंगल से देखें कि ये जो दौरानिया है जो सर्दी का, वो कम होता चला जा रहा है। यानी पहले पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी जो सर्दी थी वो इस महीने में तो पीक पे होती थी। यानी 2 महीने पहले से लोग जो है वहाँ जाना शुरू कर देते। तो ये जो दौरानिया है ना, ये मुख्तसर होता चला जा रहा है। जहाँ तक हमारे शुमाली इलाक़ाजात की बात है, वहाँ
यकीनन सर्दी जो है वो बढ़ी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक असर ये भी है कि जहाँ गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ इलाकों के अंदर सर्दी में ज़्यादा शिद्दत पैदा हो रही है। कुछ इलाकों में जो है बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे महीनों में बर्फबारी हो रही है जो किसी ने कभी सोचा नहीं भी सुने थे, और इतनी बर्फबारी हो रही है कि वो भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लेकिन वो जब गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है तो वो इतनी जल्दी मेल्ट हो रहा है कि वो पहाड़ों पे अब उस तरीके से बर्फ़ जो है वो नहीं है, यानी ग्लेशियर हमारे जो है बहुत तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। मतलब वो स्टेबल नहीं है। नहीं, अब वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक सर्दी जी। उस तरह की नहीं होगी उस लेवल की, वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे। सोनिया, पहला माउंटेन या पहली चोटी कब कहाँ पे जो है वो आपने उसको जो है वो अचीव किया था? पहली की थी 2021 में, 2021 का जून जुलाई, और रूपल पीक थी जो हमसे पहले कोई भी खातून वहाँ पे नहीं गई थी। और फर्स्ट वन हमारा ग्रुप था, तो हम लोग 5 खवातीन थी, तो हम पांचों जो है हम पहला ग्रुप था पाकिस्तान का, इवन फॉरेनर कोई भी अनएक्सप्लोर पीक थी, और उसकी हाइट थी 5600 कुछ मीटर, और वो मेरा पहला था जो भी समिट करना। स्कर्दू में लोकेटेड है। ये बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से शायद नाम भी नहीं सुना होगा। उसके बाद कितने लोगों ने नाम सुना और लोगों को पता चला कि अच्छा रूपल पीक कुछ है, और इवन यूएसए से एक कपल आया था मेरी स्टोरीज और पिक्चर्स देख के कि हमें इस पीक पे जाना है, और वो पीक हाँ नागा पर्वत के उससे स्टार्ट होता है उसका ट्रैक, और 9 से 12 दिन का ट्रैक है। डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में कितना स्टे करके जाते हो। तो आप मुझे मैं चाहती हूँ थोड़ा डिटेल में शेयर करना, कितने दिन लगे, किस तरह से पूरा आपने? अच्छा, मैं लेटेस्ट अभी करके आई हूँ दूसरी खुसरगंज, ये हो गई अब काफी पुरानी बात है, तो अभी क्योंकि एक तो पहली चीज तो देखें पहली होती है ना। नहीं, पहली चीज बहुत क्योंकि हम बिल्कुल ट्रेन नहीं, हमारे पास कोई एकेडमीज नहीं, सिर्फ बहुत हुआ तो आपने जिम कर लिया, स्विमिंग कर लिया, फिजिकल जो भी एक्टिविटी। अदरवाइज कराची में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि हमने क्लाइंबिंग सीखी हो, हमने रिपेलिंग सीखी हो, बाकी और बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो हमने बगैर कुछ सीखे, और जो मेरे साथ की बाकी खवातीन थी वो घरेलू खवातीन थी, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई प्रॉपर प्रोफेशनल थी। उसके बाद से हमें लगा कि हम प्रोफेशनल बन सकते हैं, तो वो पीक बहुत मेमोरेबल भी थी। और ये है कि अब थोड़ी सी उसकी जो मेमोरीज है ना वो थोड़ी सी डल हो गई हैं। तो अभी जो मैंने रिसेंटली की है वो की है खुसरगंज, और खुसरगंज पीक की जो हाइट है वो 6040 मीटर है, और सिंध की मैं पहली थी बंदी हूँ अभी तक जो वहाँ तक पहुँच सकी है, और वो अभी मैंने की है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? खुसरगंज है लोकेटेड शमशाल में, शमशाल सारा मोस्टली गिलगित और बल्तिस्तान में है। ओके। और इसको आपको कितना टाइम लगा? ये अच्छा कम इसका दौरानिया था, मुझे टोटल जो लगा अगर कराची टू मैं वहाँ की बात करूँ तो 6 डेज, और अगर सिर्फ पीक की बात करूँ क्योंकि हमें स्टे करते हुए जाते हैं, अगर 2 दिन में भी कर सकते हैं और 3 दिन में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि अगर आपने बहुत आराम से जाना है या अगर आपको वेदर इजाज़त देता है तो आप जा सकते हो, अगर नहीं तो फिर आप कुछ भी कर ले, आपको 10 दिन भी आपको स्टे करना पड़ जाता है। 10 दिन भी स्टे करना पड़ जाता है, तो ये तो मतलब आप सोच के नहीं आ सकते कि मैं इतने दिन में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल डिपेंड्स ऑन नेचर से तो आप फाइट कर ही नहीं सकते। सही, बिल्कुल ऐसा ही। ये बड़ा काम है जो आप कर सीरियसली मैं बता रही हूँ ना, हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम सिर्फ एज अ टूरिस्ट जाएं, घूमने चले जाएं, लेकिन फिर भी हमें इतनी चीज़ों का नहीं पता होता, और फिर ज़ाहिर पीक पे जाना वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं इंस्पिरेशन पूछना चाहूँगी सोनिया की कि इंस्पिरेशन क्या थी, ये चीज़ किस चीज़ ने सोनिया को इंस्पायर किया ये काम करने के लिए? अच्छा, बहुत बार लोग यही सवाल करते हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि मैं नहीं बता सकती। मेरा ताल्लुक है कश्मीर से, तो जो ये पहाड़ों से इश्क मोहब्बत था ये शायद मेरे खून में ही था। और जब आप एक होता है ना कि जब आप मेरे उसमें जो है ना पर्सनैलिटी में तजस्सुस और खोज वाला बहुत है। हाँ। जब मैं जाती थी, सिर्फ हम लोग ट्रैक करने जाते थे, हाइक करने, तो मैं पहाड़ों को देखती थी, मैं कहती थी यार यहाँ हूँ, मतलब कितना ऊंचा पहाड़ है, और बस फिर ऊपर से दुनिया कैसे दिखती है। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं टॉप पे और मैं कहती थी कितने नीचे, इतने नीचे, मैं इतना ऊपर आ गई हूँ। तो इंस्पिरेशन कोई भी नहीं, कुछ किसी को कह नहीं सकती। उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया, नेचर को इंस्पिरेशन कहते हैं वो तो है ही। अली सतपारा थे, फिर उसके बाद से बहुत ज़्यादा लोगों को पता चलने लगा कि पाकिस्तान में भी जो है वो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, वरना स्टिल अभी तक जो है इसको एज ए स्पोर्ट्स नहीं लिया जाता जैसे बाकी दुनिया में लिया जाता है। मैं जिस दिन अपने खुसरगंज एक्सपीडिशन पे थी तो एक और काफ़ी सीनियर और काफ़ी प्रोफेशनल माउंटेनियर थे जिनका इंतकाल हुआ, मुराद सतपारा, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं। और तो इंस्पिरेशन तो डिफरेंट जो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर बात की जाए तो नेचर जो है वो सोनिया की इंस्पिरेशन है। सर, आप क्या समझते हैं हमारी जो आम आवाम है वो माहौलियाती मौसमियाती तब्दीलियों को समझती है, अवेयरनेस है?
नहीं, उस तरीके से जितना मुतासर हमारा मुल्क है उस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज को या माहौलियाती आलूदगी को समझने की जो लोगों के अंदर सेंस है वो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। जिन लोगों को ये चीज़ें बतानी चाहिए, जिन लोगों को इस पर काम करना चाहिए, वो शायद हमारे यहाँ उतने लोग नहीं मौजूद हैं अभी। जबकि मेरा कहना ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है हमारे लिए सज़ाए मौत है, यानी हर लिहाज से, माशी लिहाज से अगर आप उसको देखें तो 2010 के बाद से अब तक हम तकरीबन कोई 50 से 60 बिलियन डॉलर का जो है वो अपना नुकसान कर चुके हैं, माशी नुकसान। और सर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? जी जी जी, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, यानी आप जो है अगर 2022 के सैलाब को देख लें तो उसका 30 बिलियन डॉलर जो है वो उसका एस्टीमेट लगाया गया था, और पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ था। है सर। तो उसके लिए जितनी जो अवेयरनेस है, जितनी आगाही है, जितना शऊर लोगों में होना चाहिए, वो मेरे नज़दीक ना होने के बराबर है। और इसके लिए जो है सबसे बड़ा टूल है मीडिया। लेकिन मेरा ताल्लुक़ खुद जो है वो प्रिंट मीडिया से है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मीडिया की तरजीहात में नहीं है। इसी तरीके से ये हुकूमतों की तरजीहात में भी नहीं है। जब तक आप इस हवाले से जो यानी हमारे यहाँ लोगों को माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली इसका ही फ़र्क नहीं पता है। हम दोनों चीज़ों को जो है वो एक साथ जोड़ देते हैं। यानी आप ये समझें कि आप आज के दिन जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया भर में कार्बन इमिशन को रोक दें, दुनिया से कचरा साफ़ कर दें, चारों तरफ फूल पौधे लगा दें, उसके बाद भी क्लाइमेट चेंज होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, मौसमियाती तब्दीली अब हो चुकी है। इसके असरात जो हैं आने वाले 500 सालों तक, आने वाले 1000 साल तक जो है वो मौजूद रहेंगे। तो ये इतना एक खौफनाक, इस वक्त तो दुनिया जो है वो दुनिया का एक हॉट टॉपिक बन चुका है। अभी पिछले दिनों जो है 22 तारीख को बाकू में जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज की ख़त्म हुई है। तो उसमें जो है वो हमारे जैसे मुल्कों के लिए जो इमदाद है, जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, यानी क्लाइमेट चेंज होने में हमारा कोई कसूर नहीं है। हम पाकिस्तान 135वें नंबर पर है कार्बन के एमिशन में, लेकिन नुकसान हम सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं। तो इन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये एक जो है वो लड़ाई चल रही है आलमी सतह पर। जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर और गरीब ममालिक हैं, वो तरक्की याफ्ता दुनिया से कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमारे लोग मर रहे हैं। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फ़िज़ाई आलूदगी से पाकिस्तान में हर साल 1 लाख लोग जो हैं वो ज़िंदगी जो से फारिग हो जाते हैं। 1 लाख बोलना बहुत आसान जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यानी इसके जो फिगर है ना, वो बोलना हमारे लिए, मुझे तो बोलते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये फिगर जब हम, यानी अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के लोगों की जो उम्र है वो 4 साल, 3.5 से 4 साल आम शहरी की उम्र कम होती जा रही है, इसी क्लाइमेट चेंज यानी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से। तो ये जो सारे मुहर्रिकात हैं ये बहुत खौफनाक हैं। हमारे लोग जो हैं वो, या हमारी अशराफिया या ओवरऑल हम अगर अपनी नेशन की बात करें तो हम इससे नज़रें चुरा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हमारे लोग जो हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं, वो तो शायद जल्दी चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, लेकिन आप जैसे लोग, आने वाली जो नस्लें हैं, उनके लिए हम कोई अच्छी ज़मीन छोड़ के नहीं जा रहे हैं। अच्छा इम्पैक्ट, अच्छी ज़मीन बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हॉट टॉपिक बन चुका है और इस पर बहुत ज़्यादा जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन सिर्फ बात नहीं करनी, चीज़ों पे अमल दरामद भी करना है। सर क्या आप क्या समझते हैं, आप अपनी, अगर हम आपका ओपिनियन लें तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे चेंजेस होने से बेहतरी आ सकती है? देखिए, जो सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो है ही कार्बन का जो अखराज हो रहा है। सबसे बड़ा इशू वो है। यानी कराची शहर की अगर मैं बात करूं तो कराची शहर में
जो दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, जो फ़ज़ाई आलूदगी पैदा हो रही है, उसमें 60% जो है, 60 से 65% जो कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकल्स का है। इसी तरीके से जो लाहौर का कंट्रीब्यूशन है वो 80% है। यानी आप स्मोक के लिए तमाम इक़दामात अगर कर लें, अभी जो एक रिपोर्ट मुरतब हुई है उसमें ये बताया गया है कि जो इक़दामात स्मोक के लिए उठाए गए थे वो 13% है, 13% सिर्फ हैं, बाकी जो 80% हैं वो व्हीकल्स के हैं। तो हमारे कराची शहर में भी जो है वो बेतहाशा जो है वो गाड़ियां हैं, बिल्कुल ऐसा ही और वो अखराज कर रही हैं। जब तक आप उनको नहीं रोकेंगे तो उस वक़्त तक जो है वो बड़ा मसला जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा होता रहेगा। फिर हमारे समंदरी मैंग्रोव जिन्हें जो है वो जो सुनामी को रोकते हैं वो बड़ी तादाद में काटे जा रहे हैं। यानी हमारे सतह समंदर में इजाफा हो रहा है। हमारे लोगों को नहीं पता है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी दिन समंदर का पानी बाहर निकल गया है तो कराची के शहरी क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। सर आपकी बात को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक आ गया हमारे पास, ब्रेक पे चलते, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, नई सुबह के साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। सोनिया हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद आलम साहब मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, महमूद आलम साहब कुछ बता रहे थे मैंग्रोव्स के बारे में। मैं चाहूँगी सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें बात। मैं ये कह रहा था कि हम जो है वो साहिल समंदर के किनारे आबाद हैं। दुनिया के जितने भी साहिली शहर हैं वो सतह समंदर में जो इजाफा हो रहा है उसकी निशाने पर हैं। और कई जो शहर हैं उनके मुतालिक तो ये पेशन गोई है कि वो 15 से 20-25 सालों में समंदर में चले जाएंगे, गर्क हो जाएंगे। अच्छा, कराची के हवाले से भी कई पेशन गोइयाँ ये सब इतनी मौजूद हैं, लेकिन कोई इस पर अथेंटिक कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंग्रोव्स हैं वो सुनामी को रोकते हैं। यानी जो समुद्री तूफान होते हैं उनको, यानी उनका जो प्रेशर होता है वो 70% कम कर देते हैं। 50 से 70% वो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है जिन दुनिया के साहिलों पे जहाँ मैंग्रोव्स मौजूद हैं। हमारे पास मैंग्रोव्स का बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से वो काटते अब वो बहुत छोटी थोड़ी तादाद में रह गए। लेकिन उसके लिए बहरहाल हुकूमत जो है वो जद्दोजहद कर रही है, बहुत सारे मैंग्रोव जो है वो लगाए भी जा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि जो हमारे जो शहर में जो सब्ज़ा है वो ना होने के बराबर है। यानी 2015 की हीट वेव के बाद से अब तक अगर आप फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स प्लस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके ऐलानात को जब आप जमा करेंगे ना तो इस कराची शहर में जो मैंने कैलकुलेशन की है 2 से 2.5 करोड़ पौधे लग चुके हैं इस कराची शहर के अंदर। मैं लोगों से पूछता हूँ कि वो 2 और 2.5 करोड़ पौधे जो हैं वो कहाँ हैं। अगर हमने शहर में 50 लाख पौधे लगा दिए हैं तो हम पौधे लगाना ख़त्म कर देते हैं। वो जो 50 लाख पौधे हैं हम उसको जो है वो उसकी आबियारी करते हैं, उसको हम बड़ा करते हैं, लेकिन नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है वो एक कल्चर जो सोशल मीडिया ने बनाया है फेसबुक का, कि पौधा लगाया, तस्वीर खिंचवाई और आपने उसमें लगा दी। मैंने कई लोगों से पूछा कि 2 साल पहले आपने फेसबुक पे लगाया था कि हमने 10 पौधे लगाए हैं, आपको याद है कहाँ लगे थे? तो वो 2 मिनट तो सोचते रहे, हाँ वो हमने लगाए थे तो वो अब याद नहीं। कभी गए थे आप? नहीं, हम तो नहीं गए दोबारा।
तो सूरत हाल ये है कि कराची शहर में सब्ज़ा बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। ये शहर जो है कंक्रीट का जंगल बन गया है। यहाँ जो है वो बेहंगम इमारतें बग़ैर किसी प्लानिंग के जो है वो बनती चली जा रही बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो आपको ये शहरियों का फ़र्ज़ है, जहाँ हुकूमतों का जो है वो कुछ फ़राइज़ हैं, वहाँ हम लोगों का भी सर बहुत सारे जो फ़राइज़ है हैं शहरियों के। कुछ मतलब हम कूड़ा जो है वो ऐसे ही फेंक देते हैं रोड ये तो पे। आप यकीन करेंगे कि मेरा हर शो में मैं ये बात ज़रूर करती हूँ कि हम हमेशा से ब्लेम कर रहे होते हैं, हुकूमत नहीं कर रही, इदारे नहीं कर रहे। एक डस्टबिन रखी है, डस्टबिन खाली है, बराबर में कचरा फेंक रहे हैं। पड़ा है। अच्छा, हम जो है वो जहाँ मर्जी आया, हमने कचरा ज़रा सा देखा जमा हुआ हुआ है, वहाँ आग लगा दी। यानी उसके हमें नुकसानात नहीं पता कि वो जो आप जो धुआं उठ रहा है वो वापस हमारे ऊपर आ रहा है ना। फ़िज़ा में से बाहर तो कोई चीज़ नहीं जा रही है, तो वो वापस हमारे ऊपर आ रहा है। तो ये गले की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ इस शहर के अंदर अगर आप आदाद शुमार उठा के देखें तो पिछले 5 से 7 सालों के अंदर जो है वो हर दूसरा आदमी जो है वो गले की बीमारी का शिकार है, नज़ले का शिकार है। पहले आज से 5-7 साल पहले ये होता था कि आपने कहा कि जी मुझे नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको एंटीबायोटिक दी, उसके बाद फिर आप साल बाद 2 साल बाद, अब आप देखें कि एक मरतबा आप जाते हैं, आपको दूसरे महीने फिर जाना पड़ता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी रोकथाम में जो है वो मैं और आप जो है वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि एक हुकूमती सतह पे जो है वो कोई बहुत बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, ख़ास तौर पे उसमें यूथ को जो है वो शामिल किया जाए। और मैं आपसे जो है वो एक बात का जिक्र करूं जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूं। 5 जून दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन होता है। ऐसा ही है। दुनिया भर में उस हवाले से रैलियाँ, कॉन्फ्रेंसेस, नुमाइश, मतलब बेशुमार एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज बंद होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। यानी वो सेक्टर जिसको इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होना है वो अपने घरों में मौजूद होता है। तो मैं हर जगह ये भी कहता हूँ कि आप जो है वो गवर्नमेंट इस सतह पर कम से कम ये करे कि 5 जून के दिन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ खोले और उनको कहे कि आप जो है वो आज के दिन की तकरीबात में शामिल हो। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अवेयरनेस हम खुद लेकर आएंगे, ये कोई बाहर से आगे नहीं देगा हमें खुद ही इस पे इक़दामात करने होंगे। सोनिया, अगर बात की जाए जैसे, क्योंकि बड़ा रेलिवेंट चीज़ें चल रही हैं ज़ाहिर है, माहौलियाती और मौसमियाती चेंजेस से आप भी रिलेट करेंगे क्योंकि आपका भी एक तरीके से ये इस चीज़ से आप रिलेट करती हैं। लेकिन जब बात की जाए बीइंग अ वुमेन, एक जो है वो क्लाइंबिंग करना और मतलब हाइकिंग करना, सारी चीज़ें करना, और इसमें आपकी फैमिली सपोर्ट शामिल होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस बारे में बात करें कि सोनिया को फैमिली की तरफ से फुल ऑन सपोर्ट मिली? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत अच्छी रही कि फैमिली की फुल सपोर्ट है। और काफ़ी मेरे साथ की जो है मेरी कुलीग्स और हमारे ग्रुप में जो होती हैं ख़वातीन, उनके होते हैं इश्यूज़ हस्बैंड की तरफ से, इवन उनकी वालदाओं की तरफ से, क्योंकि थोड़ा सा ख़तरों का खेल है। तो नॉर्मल बात नहीं है, हर कोई नहीं बर्दाश्त करता कि मेरी बच्ची जो है 5000 या 6000 मीटर की बुलंदी पे, और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम बिल्कुल समझ सकते हैं उनकी फीलिंग। अगर मेरा बेटा मेरा बेटा अगर या मुझे बोलेगा कि मैंने ये कहा, तो मैं थोड़ी देर सोचूंगी कि नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता होता। लेकिन मैं यही बात कहती हूँ, आपको ज़िंदगी का किसी भी फील्ड में किसी को भी कुछ नहीं पता। तो जो है क्या कहते हैं, बस ऐसा ही है। और फैमिली सपोर्ट ना होती तो भी मैं ये काम करती, क्योंकि एक पैशन बन चुका है, शौक बन चुका है। लेकिन वो जो खुशी का लेवल होता है ना, या जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, वो इतनी खुले उससे मैं नहीं कर सकती थी। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में। और ये हमारे मर्द हजरात के लिए बहुत मैं कोशिश करती हूँ उनको मैसेज दूँ, चाहे वो वालिद है, चाहे वो भाई है, चाहे वो शौहर है, कि आप जो अपने घर की ख़वातीन हैं, बेटी, बीवी, इवन वालदा, तो आप उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दें, उनको पुश करें, जो उनके शौक़ है, जो उनके छोटे मोटे ख्वाब है, वो पूरा करने में जो है उनके साथ दें। वो कहीं नहीं जाती, वो आपकी हैं, आपके साथ रहेंगी, बेफिक्र है। नहीं, अगर हम बात की जाए, देखें मैं इस बात से बिल्कुल आपकी एग्री करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कुछ फीमेल्स भी ऐसी हैं भाई, जिन्होंने थोड़े भरोसे तोड़ के या कुछ करके थोड़ा माइंड
माइंडसेट हमारे मर्दों का खराब कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, दे देते हैं परमिशन, आजकल मिल जाती है, आजकल अवेयरनेस माशाल्लाह शुक्र है। बट ये कि बस जिन लोगों को बाहर निकलने की परमिशन है, स्पेशली फीमेल्स की बात करें, वो कोशिश करें, घर वालों ने अगर उन पर भरोसा किया है, आप बेटी हैं, आप बीवी हैं, आप बहन हैं, आप माँ हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप अगर बाहर जा रही हैं, तो अगर घर वालों ने भरोसा करके आपको बोला कि ठीक है जाओ, गो एंड फ्लाई, तो आप फिर अपने दायरा कार में रहते हुए फ्लाई करें, वापस अपनी ही छत पे आके वापस आना है। तो बस ये बहुत ज़रूरी है ना, ये इसकी वजह से भी तो बड़ा परमिशन इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, पहली पीक जब आपने मतलब अचीव की, उसके बाद की क्या फीलिंग्स थी सोनिया, वो मैं जानना चाहूँगी। हर कोई ये सवाल करता है कि ऊपर पहुंच के, टॉप पे पहुंच के कैसा फील हुआ। exactly. वो फीलिंग ना मैं अपने अल्फाजों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। सबसे पहले तो हमारे अल्लाह अकबर के वहाँ जो नारे लगते हैं, वही एक अजीब उसमें होता है, फीलिंग्स होती है। और हमारे पाकिस्तान का होगा बहुत, क्योंकि आप ऊपर अल्लाह, नीचे आप हो, और इर्द गिर्द कुछ नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो हमारा मकसद होता है, जिस मकसद के लिए हम लोग जाते हैं, वो पाकिस्तान का झंडा लहराना होता है। ऐसी जगह, ऐसा प्राउड मोमेंट की मैं भी बात कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे वो चीज़ फील हो, और ये वो बंदा फील कर सकता है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता हो। और अपना मुल्क अपना ही होता है, चाहे कैसा भी हो, चाहे जैसे अपनी औलाद अपनी होती है, चाहे जैसी बिगड़ी हुई भी हो, लेकिन उससे बहुत मोहब्बत होती है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर आपका अपने घर है और उस घर में 10 तरह की चीजें, मसले मसाइल हैं, तो ऐसा थोड़ी कि आपने घर छोड़ के चले गए। तो बड़े वो लोग बहुत कुछ हैं, देखते हैं, इनको रोज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, जिनकी बड़ी माइंडसेट बना हुआ है ये बस भाग जाएं पाकिस्तान से। भाई पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात के बाद हमें मिला है, हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ हैं, तो ऐसे ही नहीं छोड़ के भाग जाएं, कुछ अपना भी इनपुट डालें, बजाय इसके कि आप कोई काम कर लें पाकिस्तान के लिए, आप लगे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाने। तनकीद करना सिर्फ आसान है, काम करने वाला कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो वो आपने बताया आपके साथ ग्रुप है, मतलब और भी फीमेल्स हैं, तो वो सारी फीमेल्स मतलब ऐसे ही है, आपने जैसे बताया कि उनको भी फैमिली की तरफ से इश्यूज आ जाते हैं, तो वो फिर किस, अगर डिमोटिवेट हो जाए तो उनको कैसे मोटिवेट करती हैं? मोटिवेट वो एक दूसरे से ही होती हैं कि देखिए वो भी तो जा रही हैं, अगर किसी के हस्बैंड तो कहते हैं देखिए वो भी तो, उसका हस्बैंड भी तो जाने दे रहा है, ये वो कुछ करके। और एक तो हमारे साथ ही जिसने घर पे मतलब बताया नहीं कि मैं पीक समिट करने जा रही हूँ, उसने कहा जस्ट ऐसी जैसे हम जाते हैं साइट सीइंग के लिए, तो तब हमने उसको बोला था कि ये तुमने गलत किया है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अब जो है सबको पता है कि ये इनका शौक़ है, ये इनका पैशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब वापस आते हैं तो हम रिचार्ज हुए हुए होते हैं, और जो अपनी फैमिली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं वो अच्छे से करते हैं। तो शायद वो घर वालों को भी आदत हो गई है कि ये नहीं सुधरने वाली, बल्कि बाकियों को भी बिगाड़ रही हैं। और जो मेरे इर्द गिर्द की ख़वातीन हैं जिन्होंने कभी हुंजा, गिलगित, स्कर्दू, बलूचिस्तान नहीं देखा था, और वो इंटरनेशनल ट्रिप्स करती थी, वो मेरी पिक्चर्स देख के या इसके अच्छा तुम बताओ प्लान करो, या किसी गाइड का नंबर दे दिया, किसी लोकल बंदे का नंबर दे दिया, और जो भी पाकिस्तान का ट्रिप किया है, हुंजा, गिलगित गए हैं, वो ब्यूटी देखी है, वो नेक्स्ट टाइम दोबारा गए कि अपना मुल्क कितना हसीन है, बहुत हसीन है, बस एक्सप्लोर करने की एक्सप्लोर करने की। और जो अनटच है चीज़ें, जगह वो हसीन है, जैसे जन्नत। जहाँ जहाँ हम पहुँच चुके हैं वहाँ हमने जो है वो क्लाइमेट को तबाह करने के लिए कचरा फैलाना है। हम लोग जाते हैं तो चिप्स और बिस्किट्स के लिए हम पूरे बैग उठा लेंगे, मतलब 8-8, 10-10 किलो का हम बैग उठा लेंगे, वहाँ जाके खा के हम रैपर का 1 किलो जो है ना हमें वो लग रहा होता है कि पता नहीं कितना बड़ा बोझ है। तो जब हम ये उस पर जाते हैं एक्सपीडिशन में, हम अपना कचरा जो खाते हैं वहाँ पे, चाहे रैपर हो कुछ भी हो, वो हम अपने बैग में वापस लाते हैं। और जो वहाँ के लोग हैं वो जैसे पता है एजुकेटेड नहीं है, वो समझते हैं कि नहीं बाजी प्लास्टिक है, ये मिट्टी आ जाएगी, तूफान है कि नीचे दब जाएगा। तो उनको भी रिलेट कर रहे होंगे इस बात से। बिल्कुल, और हाँ, क्योंकि इनकी बातें भी मैं इसलिए गौर से सुन रही थी क्योंकि हम रिलेट करें, तो उनको भी हम सिखाते हैं। मतलब वो जो थोड़ा सा पीरियड होता है जब वो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मुझ समेत कोई भी जो है वो पीक समिट करती है, पहाड़ सर करती है, तो उनका 90% वो होते हैं, उनके बगैर हम लोग नहीं कर सकते। वो है असल हीरोज़ जो हमारे गाइड होते हैं, जो हमारे पोर्टर्स होते हैं, थोड़ा सा, लेकिन हम उनको सिखाते हैं, वो हमें सिखाते हैं चढ़ना और उतरना, और हम उनको ये अवेयरनेस देते हैं कि ये नहीं करना आपने। प्लास्टिक की बॉटल्स, इतनी हसीन झील साफ़ सुथरी, और बीच में जो है प्लास्टिक की बॉटल्स तैर रही है, उनको नहीं पता कि कितनी नुकसानदेह। तो ये अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है कि आप उनसे भी कुछ सीखते हैं, और आप बिल्कुल कुछ उनको भी सिखाते हैं, बहुत ज़रूरी है ये, बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ, अच्छा मैं इसी बात से रिलेट एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज का कुछ पता नहीं होता, 10 दिन भी लग सकते हैं, खाने पीने का क्या अरेंजमेंट करके लेके जाते हैं भाई? खाने पीने का अब तो काफ़ी अच्छा हो गया, बेहतर हो गया कि सिलेंडर साथ ले गए, और वो जहाँ तक खच्चर जा सकते हैं तो वो साथ जाते हैं, अदरवाइज जो है पोर्टर्स हैं वो थोड़ा सा उठा लेते हैं, और वहाँ जाके जैसे भी कच्ची
पक्की रोटियां, क्योंकि फिर वो जितना राशन है, जितने दिन के लिए आप जा रहे हो, अगर 9 दिन का है तो आप 15 दिन का सामान रखते हो कि कुछ भी हो सकता है। अगर हमें रुकना पड़ा, मौसम जो है वेदर विंडो नहीं मिली, सब बना लेते, प्रॉपर तो नहीं, कच्चा पक्का हाँ, मतलब, लेकिन बनाते हैं हम लोग। जिस दिन हम स्नैक्स पे नहीं होते, चॉकलेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे कोशिश करना हम करते हैं कि ज़्यादा ऐसे नहीं खाएं, कौरमे और मुर्ग मसाले को जिस तरह, तो थोड़ा सा सादा खाना, और नहीं तो लस्सी मक्खन, वो जो वहाँ के लोकल, जब तक गाँव होते हैं तब तक हम बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं, क्योंकि कोई अपनी लस्सी ऑफर करता है ताज़ी बनी हुई घर की, घी दही दूध। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं और वहाँ पे कोई गाँव कोई शहर कुछ नहीं होता, फिर हम थोड़ा सा ना कम से कम पे आते रहते हैं। जो आटा गूंदा हुआ होता है 15-20 दिन पहले का, हम उसी की रोटी बनती है चूल्हे, वो उस पर, अगर लकड़ियाँ नहीं जल सकती, जहाँ पे बर्फ़ है लकड़ियाँ नहीं जल सकती, तो सिलेंडर, और एक वक्त ऐसा आता है ना लकड़ी ना सिलेंडर कुछ भी नहीं, क्योंकि जो वो होता है समिट पुश, आपने जाना है, आप रुक नहीं सकते। आपने टॉप पे पहुंचे, आपने सबमिट किया, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हार्डली आपने 10 मिनट्स स्टे करना है और जो है वापस फ़ौरन आना है। तो उस वक्त तो आपको कुछ बहुत हुआ तो चॉकलेट खा लिया, नट्स खा लिए, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी अच्छा, और इसके अलावा ऑब्वियसली जब आप पीक पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो फर्स्ट एड या मेडिसिन ये सब भी साथ कैरी करते हैं? बिल्कुल साथ कैरी करते हैं, और जाने से पहले ज़रूरी है कि टेस्ट करवाएं अपने, कि कोई आपको कोई इशू तो नहीं है। काफ़ी लोग जो है, काफ़ी जो कंपनीज लाइसेंस नहीं है वो ले जाती है, आजकल आपको पता है हर कोई स्टार्ट कर देता है बिजनेस। तो सबसे पहले अगर कोई भी जा रहा है एक्सपीडिशन में, ज़रूर चेक करें कि लाइसेंस कंपनी है कि नहीं है, और कुछ बेसिक मेडिसिन जो भी फर्स्ट एड वगैरह वो साथ अपने रखनी है, और ख़ुद को जैसे बैंडेज करना भी आना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ हो गया। और क्लाइमेट या वेदर चेंज की जो आपने बात की, हम हमारा स्टार्ट हुआ ट्रैक कि भाई अब हमने आगे जाना है, बेस कैंप 1 से बेस के आगे कैंप 2 तक जाना है, और रेडी हो गए सब, गेयर अप, नाश्ता कर लिया, और बिल्कुल मौसम क्लियर और सब नज़र आ रहा है। अभी हम चले हैं 5 मिनट नहीं हुए होंगे, और जो इतने बड़े जो पहाड़ थे ना वो सब गायब और वाइट। हम कि ये हुआ क्या है, कैसे पूरा धुंध और बर्फ़, और सबने बोला अब क्या करें, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, हम तो बीच में। तो वहाँ कुदरत का बना हुआ गार सा कि उन्होंने देखा कि इधर बैठने की जगह, और हम लोग जो है वहाँ पना ली कि हमने जब तक देते हैं, अगर ये मौसम साफ़ होता है तो फिर हम कोशिश करेंगे। उसके बाद तो उससे और बड़ा हुआ कि हम लोग ने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और गरम गरम हमें सूप बना के दिया, और ऊपर से पत्थर वत्थर गिरे, तो उन्होंने पोर्टर ने आके बोला बाजी ज़लज़ला आया है। तो तब मुझे हुआ कि कुछ भी हो सकता है यार, तो कुछ भी हो सकता है, जो हमारे घर वाले बोल रहे होते हैं कि क्या ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालने की, और क्यों क्या, तब उस वक्त ना वो ख्यालात आ रहे होते हैं कि ना ही आते क्यों आ गए। तो वहाँ पे ऐसे जो है ना चुटकी से जो है ना वो मौसम बदलता है, और वही थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आज स्टे करना है, और अगले दिन तक वो मौसम साफ़ नहीं हुआ, और थोड़ी देर बाद देखा तो पूरे मौसम क्लियर, जैसे यहाँ तो कभी बादल आए नहीं, धुंध तो थी नहीं यहाँ पे, ऐसे बदलते हैं रंग वहाँ पे। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये सही कह रही हैं आप। जाहिर है कि वहाँ जो सूरत हाल होती है वो तो आप लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं आपसे वैसे ही थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि ये जो ग्लेशियर्स के में आप जाते होंगे तो आपको कुछ तब्दीली लगती है कि ये मेल्ट हो रहे हैं या नहीं? मैं तकरीबन 2 या 3 साल पहले की बात बताऊं कि मैं अपनी फैमिली के साथ हम गए थे, तो ग़ालिबन हुंज़ा में जहां हम ठहरे थे उसके बिल्कुल सामने जो है वो ग्लेशियर थे, तो माउंटेन थे, उनके बर्फ़ के पहाड़ थे। तो मेरे साथ जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मैंने शाम को उनसे कहा कि अभी आप ये देख रहे हो चोटी, कल दोपहर में हम इसको दोबारा देखेंगे, आप देखना ये कितनी मेल्ट हो चुकी होगी। वो कहने लगे नहीं ये तो पहाड़ है, ये कैसे मेल्ट होगा। दूसरे दिन जब देखा तो वो जाहिर है कि उसमें बहुत फ़र्क आ चुका था। तो आपने भी ऐसा महसूस किया? ऐसा होता है, ऐसा भी हुआ है कि हम गए हैं, बर्फ़ है, हम वापस आए हैं, वो नदी बह रही है कि हमें पत्थर रख के क्रॉस करने पड़े। मतलब इस तरह भी हुआ है। यानी ये जो है जिस नदी का जिक्र कर रही हैं, इनको कहा जाता है ग्लेशियर लेक, ठीक है ना। ये तकरीबन कुछ 3 से 3.5 हज़ार तो बन चुकी हैं ग्लेशियर मेल्टिंग से, और अभी और अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ये बन रही हैं, और ये इतनी खौफनाक हैं कि अगर कोई एक बड़ी झील फट गई ऊपर तो वो इतनी तेज़ी से पानी नीचे आएगा कि
मतलब वो तहस नहस कर देगा। तो ऐसी 3044 ग्लेशियर लेक्स को जो है वो ख़तरनाक करार दिया जा चुका है। तो ये जाहिर है कि ये फिनोमेना जो है ये वो क्लाइमेट चेंज का ही है। क्लाइमेट चेंज घूम फिर के मतलब जी, वहीं जी, आती जी, है, वहीं- बिल्कुल वहीं कहानी आते हैं। रिलेटेड क्लाइमेट ही करती है। जी। सर अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि लोगों को माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों का फ़र्क नहीं पता, आप ये बात कर रहे जी, थे कि जी। लोगों को डिफरेंस नहीं पता, एक ही साथ जोड़ देते हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अब नहीं डिफाइन देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है। क्लाइमेट चेंज जो है वो अब बरसों तक जारी रहेगा, चाहे हम एमिशन को जो है वो आज ख़त्म भी कर दें। लेकिन माहौलियाती जो मसाइल हैं उसमें बहुत सारे जो हैं वो हमारे हाथ में हैं। यानी हम जो है वो कूड़ा करकट बाहर नहीं जलाएं, हम अपने अतराफ़ में सफाई रखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, हम कोशिश करें कि पानी को जो है वो कम से कम जो है उसको ज़ाया करें। तो ये ऐसे सारे इक़दामात हैं जिसमें आम शहरी जो है वो अपना हिस्सा डाल सकता है और माहौलियाती आलूदगी को कम कर सकता है। यानी हम जो कार्बन का अगर इसमें हम कहें हुकूमतों के, तो हुकूमतों को चाहिए कि वो जो व्हीकल हैं हमारी, अब वो दुनिया जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जो है वो अब जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि सबको नज़र आ गया है कि फॉसल फ्यूल के क्या नुकसान हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए कि हुकूमत उस तरफ जाए। तो इस तरीके से हम जो है वो माहौलियाती आलूदगी में कमी ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है ना, अब दुनिया क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक मुताबिकत पैदा करने के लिए एक एडॉप्टेशन का बाकायदा दुनिया में उसकी फंडिंग भी हो रही है कि अब चूँकि क्लाइमेट चेंज हो चुका है तो उससे मुताबिकत पैदा करने के लिए हम क्या क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी उस पर काम हो रहा है। लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की ना कि हमारी तरजीहात में अभी ये जितने मुतासर हम हैं इस चीज़ से, वो उस हिसाब से हमारी तरजीहात नहीं है। हमारी तरजीहात में अभी ये बहुत नीचे है। अच्छा, उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि यार दीगर मसाइल हैं हमारे पास, बेरोज़गारी है, करप्शन है, फला है, तो ये चीज़ें कौन इसको वो करता है। लेकिन मतलब इन मसाइलों से हटके लोग क्लाइमेट चेंजिंग पे नहीं सोचे कि जिसकी वजह से जो जिंदगी में बड़ा मुतासर जी, लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिलेट कर रही हैं अब क्लाइमेट चेंज से। यानी आप देखिए ना कि 2022 में आपका 30 बिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ है, ऐसा ही है, और आप जो है वो चंद बिलियन डॉलर IMF से ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है बड़ा डीपली। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बातों को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, नई सुबह के साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज सोनिया हमारे साथ हैं, महमूद आलम साहब साथ हैं। क्लाइमेट चेंजिंग पे बात हो रही है जो कि बड़ा एक हॉट टॉपिक है कि किस तरह से हम अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतरी ला सकते हैं। आई नो ये बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसा टॉपिक होगा कि यार बहुत बोर हो टॉपिक है या बहुत इस तरह का टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें, ये मसले कहीं ना कहीं उजागर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इससे हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है, हमारे शहर का भी फ़ायदा है, और सबसे बढ़ के हमारा अपना फ़ायदा है। जैसे कि महमूद साहब ने कहा कि आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, उनको इस चीज़ से थोड़ा दूर कर देना कि यार नहीं, थोड़ा सा क्लाइमेट को हमने बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। हम हमेशा दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे क्लाइमेट चेंजिंग की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, फलां ने ये नहीं किया, इदारों ने ये नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशंस ने ये नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखें कि अगर एक शहरी होने के नाते आप रोड पे कचरा नहीं फेंक रहे, कचरा नहीं जला रहे,
फ़िज़ाई आलूदगी को, माहौलियाती आलूदगी को कम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो आप लोगों पे ब्लेम ज़रूर कर सकते हैं। यार मैं अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन इदारों की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो है वो काम नहीं हो पा रहा। सोनिया, आप रोल मॉडल समझती हैं खुद को? जो मेरा छोटा सा सर्कल है उनके लिए तो हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप उनको इंस्पायर करती हैं ऑब्वियसली, और बहुत सारे लोगों को आपको देख के शौक भी होता होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा सोनिया, अगर यहाँ इस फील्ड की तरफ ना जाती तो सोनिया क्या होती? तो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, क्योंकि हमेशा से स्पोर्ट्स में शौक था, कुछ अलग ही करना था, एडवेंचरस भी थी। सोनिया ये ना होती तो क्या होती, शायद कुछ भी ना होती। मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, स्विमिंग कर लेती हूँ, स्पोर्ट्स में सब कुछ, लेकिन ये वाला जो था कि मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का हमेशा से शौक था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ या नेवी ज्वाइन करूँ या आर्मी, वो हो नहीं सका। तो मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी पाकिस्तान को, और बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि भाई पाकिस्तान के अच्छा माउंटेन क्लाइंबर हैं। हालांकि मैं अपने आप को नहीं समझती नंबर 1 नंबर 2, हमारे पास माशाल्लाह बहुत नंबर 1 जो हमारे पास हैं, नाइला कियानी हो गई, बाकी और हो गई, तो उनके लेवल की तो नहीं, लेकिन अपने लेवल के से। लेकिन बीइंग अ फीमेल मुश्किल चीज़ है, मुश्किल टास्क है ज़ाहिर है, जिसको अचीव करें। हमारे जो जितने भी मेल सोसाइटी है उनमें से भी बहुत सारे लोग ये सोचते हुए भी 10 बार सोचते होंगे कि यार करें नहीं करें, लेकिन बीइंग अ फीमेल सोचना एक अलग डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, ड्रेसिंग का कितना ख्याल रखा जाता है जब आप जा रही होती हैं हाइकिंग के लिए या आप पीक के लिए जा रही होती हैं? इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आपका गलत इक्विपमेंट है, शू आपका सही नहीं है, आपके गर्म कपड़े नहीं हैं, तो मतलब आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जैसे क्लाइंबिंग है तो वहाँ पे स्नो के लिए अलग शूज़ चाहिए होते हैं। इस दफ़ा का जो मेरा शू था उसकी जिप जो है वो टूटी हुई थी, तो आप वहाँ पे रुक के आप शूज़ ऑफ नहीं कर सकते कि आपने जूते उतारने हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। जब हम समिट पुश पे होते हैं तो वो जैसा है वैसे ही आपने उसी को मैनेज करना है और चलना है, इसलिए इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है। इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो जो लोग ख़रीद नहीं सकते वो रेंट पे ले सकते हैं, वहाँ पे शॉप्स हैं तो आप जो है रेंट पे ले सकते हैं। काफ़ी कॉस्टली होती है, लाखों में शूज़ हैं और इस तरह, और बहुत जो है ना लेयरिंग करनी पड़ती है। और जब हम कराची वाले जाते हैं -20 और -30 पे, तो फिर जो है ना हम तो पता नहीं जितने कपड़े होते हैं हम कहते हैं पहन लो, थर्मल्स हो गए, बाकी सब कुछ वाटर प्रूफ ग्लव्स हो गए, और तो इतना सारा मतलब इतने सारे चीज़ें कैरी करना, उसके बाद फिर पीक की तरफ जाना डिफ़िकल्ट तो होता होगा। होता है, क्या डिफिकल्ट नहीं है। मेरे नज़र में ना जो आप ये काम कर रही हैं, रोज़ मॉर्निंग शो में आना, हर चीज़ डिफिकल्ट, अर्ली मॉर्निंग उठना, रोज़ बोलना, ये भी मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो आपके लिए मुझे देख के मुश्किल लगता है। ऐसे ही है, जो करना चाहे हो ना अगर, और जिस चीज़ का शौक़ हो जाए फिर वो आपको मुश्किल नहीं, वो उसमें आपको फिर मज़ा आने लगता है कि अच्छा अब क्या। हम लोग जब एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं और मुश्किल में होता है, हम कहते हैं यार क्यों आ गए, अब नहीं आएंगे। अब यकीन करो जब हम वापस आ रहे होते हैं ना, हमारा दिमाग में चल रहा होता है कि नेक्स्ट क्या करना है, वरना हम जाते हुए सोचेंगे नहीं अब नहीं यार, क्यों हम परेशान, मतलब हमारी स्किन जो है बर्न हो चुकी होती है। बिफोर एंड आफ्टर की, मतलब जब मैंने अपनी अम्मा को पिक्चर भेजी तो वो कह रही ये कौन है, मैंने कहा क्योंकि पूरी स्किन जो है ना पील ऑफ और सनबर्न की वजह से, और बाकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी भी इवन मेरा जो नेल है अंगूठे का पाँव के, तो पूरा जो है निकल गया था, तो अभी भी वो बेचारा आधा ग्रो किया है, तो कितनी मुश्किलात आती हैं, लेकिन तब फील हो रही होती है। लेकिन जब उसके बाद मीडिया हो गया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, हमारे इर्द गिर्द के लोग हो गए, वो जब अप्रिशिएट करते हैं ना, फिर लगता है कि नहीं यार। और जब पाकिस्तान का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ हो, बाहर से लोग कितने मुझे मैसेज करते हैं, फॉरेनर्स कि जो आना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कम हसीन नहीं है, बहुत हसीन है, बहुत ज़्यादा। अगर उसके लिए हम ख्याल कर लें, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी तो उसको मैंने पिक्चर दिखाई, कह रही है ये तो स्विट्ज़रलैंड लग रहा है, मैंने कहा लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये पाकिस्तान है। और इसी तरह एक और पिक्चर तो नहीं है, ये श्रीलंका, किसी कोई और फ्रेंड थी जो लोग जाते रहते हैं, क्या ये तो बिल्कुल श्रीलंका लग रहा है, श्रीलंका बहुत ग्रीन है, और इस तरह के नहीं, ये पाकिस्तान है। और जब दिखाते हैं और खुशी होती है कि ये अपने पाकिस्तान का मुल्क है, और वो जगह हमने देखी जो किसी ने नहीं देखी, तो वो फीलिंग्स तो होती है अलग है बिल्कुल। और वो उस जगह को एक्सप्लोर किया, फिर उस जगह पे अपने पाकिस्तान का जो है वो झंडा लगाया, तो मैं समझती हूँ बस वहाँ तो बात ही खत्म हो जाती है। उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। और कितने लोग पूछते हैं क्या मिला, मतलब हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे, हमें कोई हमारा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ जो मिलता है ना वो हम आपको, वो एक इनर सेटिस्फैक्शन वो कहीं नहीं मिल सकती। सर क्योंकि हमारा प्रोग्राम बड़ा, हम समझते हैं इस चीज़ को कि यूथ बड़ा देखती है प्रोग्राम को, यूथ बड़ा मुतासिर होती है, हमेशा हम यूथ की बात भी करते हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में अब ये यूथ का ही ज़माना है, यूथ ने ही कुछ ना कुछ करना है। आप क्या समझते हैं क्लाइमेट
चेंजिंग में या हमारे मतलब क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए यूथ अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, ये एक ऐसा इशू है, वैसे तो यूथ को हर इवेंट में जो है वो इंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो फिनोमिना है क्लाइमेट चेंज का, इसमें यूथ का बहुत बड़ा किरदार है। यानी आने वाली जो दुनिया है, जो प्रेडिक्शंस हैं 2030 के बाद बहुत खौफनाक हैं। अगर दर्जा हरारत दुनिया का 1.5 डिग्री तक बरकरार नहीं रखा जाता, दुनिया इसके लिए जो है वो कोशिशें कर रही है, लेकिन जो जैसे मैंने पहले कहा कि फॉसल फ्यूल का अखराज जिस तेज़ी के साथ हो रहा है, तो उससे जो दुनिया के जो बड़े तहकीकी इदारे हैं उनकी प्रेडिक्शन ये है कि इस सदी के आखिर तक दर्जा हरारत 2 डिग्री से क्रॉस कर जाएगा। अब ये 2 डिग्री से जब क्रॉस कर जाएगा तो उसका तो हम अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं ना कि दुनिया की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अभी जितनी तेज़ी के साथ जो है वो दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, तो आने वाली जो हमारी नस्ल है उसके लिए ख़ास तौर पे तीसरी दुनिया के ममालिक और हमारे जैसे मुल्क, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले ही इन मौसमियाती आफात में घिरा हुआ है चारों तरफ से। यानी देखिए, शदीद बारिशें, शदीद गर्मी, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर का पिघलना, खुश्क साली, पानी की कमी, यानी इतने ज़्यादा जितने भी मज़ाहिर हैं वो आपको अगर आप देखेंगे ना दुनिया का नक्शा उठा के, तो बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो मौसमियाती तब्दीली से इतने ज़्यादा मुतासर हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी मज़ाहिर हैं वो पाकिस्तान में उनका मुशाहिदा हम अपनी आंखों से कर रहे हैं। तो हमारे लिए सूरत हाल बहुत खौफनाक है। तो हमारा जो नौजवान है उसको इंगेज करना इसमें बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक बड़े पैमाने पर जो है यूथ के साथ एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। उनको ये बताना की ज़रूरत है कि ये क्या है, इसमें आप कैसे इंगेज हो सकते हैं, आपका क्या किरदार बनता है। तो सबसे पहले जो है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर जो है वो इसके लिए काम होना चाहिए, क्योंकि यूथ के बगैर जो है नहीं कर सकते, वो इससे निपटना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा, बल्कि मैं समझता हूँ नामुमकिन है। तो ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जाहिर है हमारी आजकल की यूथ इतनी शार्प हो गई कि जब तक उनको किसी चीज़ की अवेयरनेस प्रॉपर ना हो वो उस चीज़ में कभी भी अपना इनपुट ऐड ऑन नहीं करती। जब तक उनको क्लाइमेट की ये इम्पोर्टेंस के बारे में कि भाई कितना ज़रूरी है क्लाइमेट चेंजिंग पे काम करना, उसको रोकथाम करना उसकी नहीं बताएंगे, तब तक वो यूथ उस तरह से उसमें अपना इनपुट ऐड ऑन नहीं करेंगे। मैं अपने दोस्तों से कभी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चे जो है हमारे ये मोमबत्तियाँ जलाने के बहुत शौकीन है ना, मोमबत्तियाँ जलाई 150 फला इवेंट हो रहा है फला, तो इनको जो है वो अगर हम इस तरफ राग़िब करें कि जैसे वर्ल्ड वाटर डे हो गया, अर्थ डे जो इन्वायरमेंट के हवाले से दुनिया भर में जो इवेंट्स मनाए जाते हैं, 5 जून का हो गया, 22 मार्च, ये सारे, उसमें हम बच्चों को इंगेज करें और उनसे कहें कि भाई अब जलाओ आप 100 मोमबत्तियाँ, कि पानी कम हो रहा है, माहौलियाती आलूदगी को कम कर, मतलब इस तरीके से आप उनको इंगेज करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनको ये अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि ये हो क्या रहा है, ये है सूरत। बिल्कुल ऐसा ही है। सोनिया, अगर बात की जाए जैसे आपने एक्सप्लोर किया पाकिस्तान के उन पीक्स को, उन चोटियों को जिनका किसी को नहीं पता था, तो जाहिर है फिर इसी तरह से अभी भी मुझे लगता है स्टिल नाउ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि लोगों को नहीं पता और पता चलने की ज़रूरत है। आप क्या समझती हैं, नेशनल लेवल पे कोई इस तरह के इकदाम किए जा सकते हैं या कोई ऐसा स्टेप लिया जा सकता है जिससे पाकिस्तान की इस ब्यूटी को मज़ीद इन्हेंस किया जाए? अब तो काफ़ी माशाल्लाह अवेयरनेस आ गई है, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं और जितने माउंटेनियर शेरोज़ हो गए और बहुत सारे अब वो इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और कुछ लोगों ने इसको अपना बिजनेस भी बना लिया है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। और काफ़ी अब फॉरेनर्स आते हैं, काफ़ी दुनिया के, मतलब हम जब जाते हैं तो हमारे साथ पाकिस्तानी शायद कम होते हैं और फॉरेनर्स होते हैं, जो फॉरेनर्स, क्योंकि फॉरेनर्स होते ही एडवेंचरस। पाकिस्तानियों का रुझान अब हो रहा है, पाकिस्तानियों का रुझान हर मुश्किल काम में कम होता है। वो कहते हैं आसान हो और बस हो जाए वाला, और इसमें आप कुछ मिल नहीं रहा, कमा नहीं रहे। हाँ। ये एक हॉबी है, पैशन है, और इसको अगर माना जाए यहाँ पे एज ए स्पोर्ट्स तो काफ़ी लोग आगे आएंगे, जैसे बाकी स्पोर्ट्स में फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। तो अभी तो काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इर्द गिर्द की ख़वातीन पूछती हैं कि सोनिया मुझे जाना है, करनी है, हाइकिंग करनी है,
तो कुछ खवातीन होती है कहती हैं बस पहले ही दफ़ा मैं जाती हूँ और मैं सबमिट कर लूँ, तो नहीं, ये ऐसा तो नहीं हो पॉसिबल नहीं है। हाँ। पहले आप हल्की सी ट्रैकिंग स्टार्ट करो, फिर हाइकिंग और फिर क्लाइंबिंग की यूज तरफ टू हो आओ। जाए ना पहले वहाँ हाँ, के एटमॉस्फेयर। लेकिन और इंस्टीट्यूट कोई है नहीं, अगर इंस्टीट्यूट हो जाए कराची में, सिंध में, हाँ, ये बहुत इवन जरूरी लाहौर में नहीं है, इस्लामाबाद में है, फिर भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं, स्कर्दू हुंजा में तो है ही, Obviously। और अगर यहाँ पे हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, हमारे लेकिन पास सिर्फ एक कच्ची पहाड़ी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, कर सकते हैं अब हम। एक है जो स्कर्दू में ही है, मुझे नाम भूल गया, उन्होंने सिंध में स्टार्ट किया है और वॉल क्लाइंबिंग मतलब स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। पहाड़ तो है नहीं जो जिसको हाँ, सर करे, ऐसा जो ही है है। वो छोटे से हैं, तो तो कोशिश है सोनिया इंशाल्लाह। आपका क्या इरादा है फ्यूचर में, कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह की इंस्टीट्यूट तरफ जाने का, या कुछ लोगों को अपने साथ मिला के एक ग्रुप बना के मेरे लो? साथ सब लोग मिले हुए हैं जो, और मेरा काम ये है कि इस तरफ खींच के लाती हूँ मैं अपनी पिक्चर्स स्टोरीज से, और वो पिक्चर स्टोरीज देखते हो, कहते हैं पाकिस्तान में, कहते हैं हाँ ये बंदे का नंबर है, ये लोकल है, इतना तुम्हारा खर्चा आएगा, तुम जा रही हो दुबई, तुम्हारा 5 लाख का खर्चा तुम्हारे अपने मुल्क में जो है ना, और उससे ज़्यादा हसीन और बिल्कुल अनटच ब्यूटी, अपने देसी खाने और वो मज़े जो है, आप एक दफ़ा, जो मैं सिर्फ एक दफ़ा की लालच देती हूँ कि एक दफ़ा जाओ, एक दफ़ा, जब वो एक दफ़ा जाते तो ऐसा कोई बंदा नहीं है अभी तक, और मोस्टली फैमिलीज, ख़वातीन बच्चों के साथ, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप क्लाइंब कर लो, आप क्लाइंब नहीं करो, अपने मुल्क को जाके देखो, तो सही एक्सप्लोर तो करो, और सिर्फ वहाँ पे जाके आपने एक्सप्लोर नहीं करना, वहाँ के जो सारे उनका रोज़गार ही है, उनके पास कोई और रोज़गार कुछ ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े कोई उनकी वहाँ पे कंपनीज हो या कुछ इस तरह के हो, कुछ चंद महीने होते हैं, 4 महीने जो बर्फीले इलाके होते हैं उनके चंद महीने होते हैं, बाकी वक्त जो है वो अपने घर छोड़ देते हैं, और फिर वो कोई दर्जी बनता है, कोई सूप बेचता है, कोई इस तरह के काम करते हैं, तो हम थोड़े बहुत जो है ना हिस्सा डाल रहे हैं अपने मुल्क की। अच्छा, कौन सा मौसम सही रहता है वहाँ जाने के लिए? जून से लेके सितंबर तक बेस्ट है। बेस्ट है। मतलब ये एक मिड मौसम होता है ना, ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। सर्दी तो बहुत होती है, खैर वहाँ पे -20 होती होगी, exactly। सर्दी बहुत होती है, लेकिन इसके बाद से यहाँ से हमारा ट्रैवल जो हम करते हैं कराची से, यहाँ से जून, यही जून, और उससे पहले जो है बिल्कुल रास्ते बंद होते हैं बर्फ़ की वजह से, और उसके बाद जो है सितंबर से स्टार्ट के सितंबर से बिल्कुल ग्लेशियर और बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जब बर्फ़ बिल्कुल मेल्ट होना शुरू होती है तो आप उसको क्लाइंब नहीं कर सकते, आप पाँव रखोगे और स्लिप हो गए। ऐसा ही है। तो बहुत मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सोनिया ने बताया कि पहाड़, वो एक मुहावरा कहते थे ना कि पहाड़ भी सर कर ले इंसान, ये वो, तो अभी बिल्कुल सच्चा लगता है कि हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, और अल्लाह ने क्यों बनाया अशरफुल मखलूक़ात। तब ऊपर पहुँच के एहसास होता है कि जब हम नीचे होते हैं तो हम ये सोचते हैं इतना बड़ा और इतना ये पहाड़, और वहाँ पहुँच के जो है कुछ और एहसास होता है कि पहाड़ ये सब कुछ जो है इंसान से बालातर कुछ भी नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे, मेहनत करे और हिम्मत ना हारे, तो सब कुछ मुमकिन है, चाहे वो औरत हो चाहे फिर वो मर्द हो। अच्छा, आप क्या समझती हैं जब आप जाती हैं तो वहाँ पर जो लोकल्स हैं, जो आप लोगों को विजिट करवाते होंगे या बताते होंगे, या वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, जो टूरिस्ट गाइड हैं, तो उनका क्या निज़ाम है? मतलब सही है सारे इंतजाम? अगर कोई जैसे नॉर्मली विजिट के लिए भी जाना चाहे तो उनको सही फैसिलिटीज़ मिलती हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब अगर रात के 3 बजे भी वो कहते बाजी अपने कैंप से बाहर नहीं निकलना है, आप पहले मुझे आवाज़ दोगी कैंप के अंदर ही रह के, और फिर आप बाहर आओगी। मतलब वो घर वालों से भी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोग कतराते हैं कि पता नहीं वो लोग कहाँ कैसे मर्द साथ हैं, रातों को रुकना पड़ता है, कैंप्स होते हैं होटल्स, और ये तो है नहीं कि आपने कुंडी लगा ली और लॉक कर लिया। कैंप्स में तो कोई तो सिक्योरिटी सिर्फ नहीं खवातीन का जाना 5-6 मर्दों के साथ, ये इटसेल्फ ही एक होता है ना एडवेंचर है कि कैसे वो लोग बहुत नाइस होते हैं, बहुत अच्छे। हम लोग जितना बड़ा शहर है, मेरा ख्याल है हम बहुत छोटे दिल के हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी गली से कोई जा रहा होगा फैमिली तो आप उसको बोलोगे आओ मेरे पास देसी घी है मैं तुम्हें खिलाऊं, हम नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ वो भागते हैं, और अगर आप नहीं खाओ नहीं पियो तो उनको बुरा लगता है, और सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। अगर हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब है, और जो है जो नेचर के करीब होता है ना, मेरा ख्याल है उसके वैसे ही वो थोड़ा सा हम्बल और पोलाइट या ख्याल करने वाले। और एक बात ये भी कह सकते हैं क्योंकि उनका रोज़गार ये है, अगर वो ही ये ख्याल नहीं करेंगे, बहुत कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा मिसहैप ना हो, क्योंकि हर जगह के अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं। अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी बात हो जाए, कभी हुई नहीं लेकिन अगर हो जाए, तो वो लोग छोड़ते नहीं, बहुत अच्छा मतलब बड़ा एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ, उस लोकल बंदा हो या गाइड हो या जो भी हो। कोई ये बहुत यादगार वाकया, अच्छा बुरा, जो दोनों में से कोई सा भी हो जो शेयर करना चाहें सोनिया? अच्छा, रूपल पीक के बताऊंगी। रूपल पीक एक वक्त आया, जैसे अगर 5600 मीटर है तो 5500 मीटर पे सबकी बस हो गई कि बस अब नहीं। तो उन्होंने बोला कि बाजी ये भी जो है ना समिट होता है, यहाँ तक भी समिट है,
और नहीं तो रियल समिट वहाँ है और वहाँ सिग्नल्स आते हैं। और 6 दिन से घर में किसी से बात नहीं हुई थी, सब में एक जोश आया कि जाना तो अब वही है, क्योंकि सिर्फ किस लिए, उसके लिए, सिग्नल्स के लिए, कि हम घर वालों को बताते हैं कि हम जिंदा है और उनसे पूछ लें कि आप जिंदा है कि नहीं जिंदा। तो जो फिर वहाँ पे जो जोश आया ना, जो हम पड़े हुए थे, कोई लेट गई थी, कोई बैठ गई थी, तो एकदम से जोश आया सिग्नल। तो जब भी वो बात सोचती हूँ कि हम लोग कितना अच्छा, फिर ऊपर गए तो सिग्नल्स आए तो ऊपर गए, पहले जो झंडा वगैरह लहराया और फिर जो सब कॉल पे लग गए और हमारे पास हार्डली 10 मिनट्स थे कि रुकना नहीं है और फ़ौरन वापस जाना है, क्योंकि बर्फ़ भी मेल्ट होने लग जाती है और बाकी चीज़ें भी। तो सबने कॉल्स मिलाई और सबने घर में बता दिया कि हाँ हम जिंदा हैं और हो गए हैं। और वो हमारा फर्स्ट था, तो पीछे घर वाले बहुत परेशान थे कि पहली दफ़ा एक कराची की खातून जो कभी किसी पहाड़ सर नहीं किया, पहाड़ सर करना ना बहुत बड़ी बात है। बहुत ट्रैक करते हैं हम, ट्रैक कर रहे होते हैं, पहाड़ सर करने में जो है आप अपनी जान भी गंवा सकते हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो घर वाले ज़्यादा एक्साइटेड थे कि क्या हो गया, नहीं हुआ। और हम मेरे घर वालों ने मुझे कह के भेजा, ना हो पाए सोनिया वापस आ जाना। और ये वाकई हमारे साथ एक थे, ज़िद जो है ना वो इंसान को कभी कभार मरवा देती, तो नहीं जाना है जाना है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो कभी भी कुछ वक्त ऐसा आता है कि आपको गिव अप करना चाहिए। कि आपको आपकी खुद बॉडी, आपका दिमाग जो है वो आपको बताता है कि अब गिव अप कर दो, अब नहीं। तो आगे फ्यूचर में अभी क्या क्या कौन कौन से पहाड़ सर करने हैं अभी सोनिया? अच्छा, काफ़ी लोग मुझे K2 का और सबका पूछते हैं, तो इंशाल्लाह अगर मुझे कोई स्पॉन्सर मिला तो ज़रूर, क्योंकि उसके लिए काफ़ी आपको हेवी अमाउंट चाहिए होता है। और बाकी जो, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है हर वो पीक पाकिस्तान की करने की जो किसी ने ना देखी हो, किसी ने ना की हो। जैसे खुसरगंज थी, मुझसे पहले कोई, और स्पेशली कोई सिंध की खातून नहीं पहुंची। रूपल पीक हो गया, हरमोशला पास था, वहाँ पे हमसे पहले सिर्फ एक खातून गई थी और उसके बाद हम थे। तो ऐसी जगह देखनी है जो, और हरमोशला का नाम किसी ने नहीं सुना था, किसी ने भी नहीं। और जब हम हरमोश करके आए तो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स और इंटरव्यूज़, तो कितने वहाँ पे मैसेजेस आते थे हमें उनके गाइड के कि बाजी इतने लोग आए हैं आप लोगों के जाने के बाद। तो वो बहुत अच्छा लगता है जब उनके भी पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं। तो और एक मेरे नाम की पीक है, सोनिया पीक। नाइस। तो पिछले साल से मेरी ख्वाहिश है, लेकिन वो काफ़ी टफ पीक है कि कितने लोग जो है कि वो इजाज़त नहीं देती। पहाड़ों का ये कि जब तक वो इजाज़त नहीं दे आप नहीं सबमिट कर सकते। तो कितने लोग ऐसे हैं जो 6 दफ़ा यानी कि हर साल में ट्राई किया उन्होंने और वो सर नहीं कर सके, वापस आए। तो वरना इस दफ़ा मैं सोनिया पीक करती, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया तो सोचा कि अभी नहीं, शायद मैं अभी इतना नहीं हूँ ट्रेन, तो थोड़ा सा और टाइम। तो इंशाल्लाह सोनिया पीक का है इरादा। इंशाल्लाह क्यों नहीं, हम बिल्कुल जो है वो इंतजार करें जब सोनिया पीक सबमिट करेंगे आप, फिर हम आपको दोबारा इनवाइट सब मुझसे पूछे थे सोनिया क्यों, मैंने कहा क्योंकि सोनिया पे सोनिया ही जाएगी ना, सोनिया पे कोई सना, यास्मीन या शुमैरा तो नहीं जाएंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत यूज़फुल और बहुत इन्फॉर्मेटिव ऐसी बातें थी जो कि आपने शो का हिस्सा बनाई। और यकीनन मैं समझती हूँ कि आज हमारे प्लेटफॉर्म से जब क्लाइमेट चेंज की बात हुई है तो और यकीनन बहुत सारे प्लेटफॉर्म से भी होनी चाहिए। जैसे सर ने कहा कि तरजीहात में हमें इसे अपनी शामिल करना चाहिए। सोनिया थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के, और मतलब मैं समझती हूँ मोटिवेट किया आपने बहुत सारी फीमेल्स को कि वो लोग भी इस तरफ आएँ। मुझे भी थोड़ा सा शौक हो रहा है, लेट्स टॉक इट लेटर। हम बात करेंगे इस बारे में। और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपने आज का शो भी देखा, रात को रिपीट में भी ज़रूर देखिएगा। वो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया या मिस कर गए, बहुत सारी बहुत ज़रूरी और काम की बातें हुई हैं भाई शो में, तो आपने ज़रूर देखना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया पे कि आपको शो कैसा लगा। हम कोशिश करते हैं कि जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो कि रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, उन पे ही बात हो, या कुछ डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे सोनिया हैं, उन्होंने एक मतलब एक तरीके से एक रोल मॉडल है वो, आप तमाम लोगों के बारे में अभी सुना उनकी सारी बातों को। तो इस तरह से बहुत सारी फीमेल्स देख रही होंगी जो कि मोटिवेट हुई होंगी कि भाई बिल्कुल पाकिस्तान का नाम हम इस तरह से भी रोशन कर सकते हैं। एक अलग जज्बा, एक अलग पेट्रियाटिज़म जो है वो अपने अंदर जगा सकते हैं। इसी तरह से और बहुत सारी मोटिवेशंस हैं। पाकिस्तान का बहुत सारा हिडन टैलेंट भी है, और पाकिस्तान का बहुत सारा ऐसा टैलेंट भी है जिनको आपने देखा भी है, उनको भी गाहे बगाए नई सुबह का हिस्सा बनाते रहेंगे। कल मेरी और आपकी होने वाली दोबारा से मुलाकात मॉर्निंग 10 to 12 होंगे हम लाइव, कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को खास दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।